रोमन साम्राज्य में सिंहासन पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे वो उसका सगा पुत्र हो या गोद लिया हुआ, और सेना भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानती थी। उदाहरण के लिए टिबेरियस, जो रोम सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था, प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले ऑगस्टस का अपना पुत्र नहीं था, लेकिन सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए ऑगस्टस ने उसे गोद ले लिया था। पहली 2 शताब्दियों में अन्य देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुए। ऑगस्टस से तिबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले ही इतना लंबा चौड़ा था कि इसमें और अधिक विस्तार करने की कोई जरूरत नहीं थी। वास्तव में ऑगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात हुआ था। साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट ट्राजान ने 113 से 117 ईस्वी में चलाया, जिसके द्वारा उसने फरात नदी के पार के क्षेत्रों पर निरर्थक कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने उन इलाकों को छोड़ दिया। कहा जाता है कि ट्राजान का भी सपना था कि वो भारत पर विजय कर सके, लेकिन ऐसा ना हो सका। इस काल की विशेष उपलब्धि ये रही कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से काफी विस्तार हुआ। वास्तव में साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे और उनसे कर वसूला जाता था। इटली को उस समय प्रांत नहीं माना जाता था। दूसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य अपने चरम बिंदु पर था। रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से अर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। ये सच है कि उन दिनों शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उनकी सहायता में आज जैसी कोई सरकार नहीं थी। तो फिर ये सवाल उठता है कि सम्राटों के लिए इतने लंबे चौड़े और तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण रख पाना कैसे संभव हुआ, जिनकी आबादी दूसरी शताब्दी के मध्य तक लगभग 6 करोड़ तक पहुंच गई थी। संपूर्ण राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए, जिनके माध्यम से पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र जैसे कॉर्थेज, सिकंदरिया तथा एंटियोक इनमें सबसे प्रमुख थे। ये साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हो पाती थी, जिनसे साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। रोम साम्राज्य में नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसके अपने मजिस्ट्रेट, सिटी काउंसिल और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था। सार्वजनिक स्नानघर रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। रोम के स्नानघरों को देखकर जब एक ईरानी शासक ने ऐसे स्नानगृहों को ईरान में शुरू करने का प्रयास किया, तो उसे वहां के पुरोहित वर्ग के क्रोध का सामना करना पड़ा। जल एक पवित्र वस्तु थी और सार्वजनिक स्नानघर में उन्हें जल का अपमान दिखता था। शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। उदाहरण के लिए एक कैलेंडर में हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वहां कोई ना कोई मनोरंजन का कार्यक्रम अवश्य होता था। तीसरी शताब्दी का संकट। यदि पहली और दूसरी शताब्दियां कुल मिलाकर शांति, समृद्धि तथा आर्थिक विस्तार की प्रतीक थीं, तो तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर सामने आई। 230 ईस्वी के दशक से साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चों पर जूझता पाया। ईरान में 225 ईस्वी में एक बहुत ही अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया। इस वंश के लोग स्वयं को सासानी कहते थे और केवल 15 वर्ष के भीतर यह तेजी से फरात की दिशा में फैल गया। 3 भाषाओं में खुदे एक प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक शाहपुर प्रथम ने दावा किया था कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया है और रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर कब्जा भी कर लिया है। इस बीच कई जर्मन मूल की जनजातियों अथवा राज्य समुदायों ने राइन तथा डैन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और 233 से 280 तक की समूची अवधि में उन प्रांतों की सीमा पर बार बार आक्रमण हुए जो काला सागर से लेकर दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए थे। रोमन वासियों को डैन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि इस काल के सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर या बारबेरियन कहा करते थे। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर से अनेक सम्राट सत्तासीन हुए, जो इस तथ्य का स्पष्ट सूचक है कि इस अवधि में साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। लिंग, साक्षरता और संस्कृति।
रोमन साम्राज्य की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से एक विशेषता यह थी कि उन दिनों एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली का व्यापक रूप से चलन था। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे और वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। दूसरी ओर दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था क्योंकि रोमन वासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति नहीं देती थी, लेकिन अपने पैतृक परिवार में वो अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, लेकिन महिला अपने पिता की मुख्य अधिकारी बनी रहती थी और अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। इस प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों एवं स्तरों पर दिखाई देती है, जैसे धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, बोलचाल की अनेक भाषाएं, वेशभूषा की विविध शैलियां, तरह तरह के भोजन, सामाजिक संगठनों के रूप, यहां तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप। अरामाइक निकटवर्ती पूर्व का प्रमुख भाषा समूह था। मिस्र में कॉप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर और स्पेन तथा उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती थी। आर्थिक विस्तार। साम्राज्य में बंदरगाहों, खदानों, खानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों आदि की संख्या काफी अधिक थी, जिनसे उसका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था। गेहूं, अंगूरी शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक वस्तुएं थीं जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था और ये मुख्य रूप से स्पेन, गैलिको प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थीं, जहां इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियां उपलब्ध थीं। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी जिन्हें एम्फोरा कहा जाता था। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े बहुत बड़ी संख्या में आज भी मौजूद हैं। रोम में मोंटे टेस्टेकियो नामक स्थल पर ऐसे 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष पाए गए हैं। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति का तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता था। इस काल में जल शक्ति से मिलें चलाने की प्रौद्योगिकी में खासी प्रगति हुई थी। स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी और पहली तथा दूसरी शताब्दियों में बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाले जाते थे। उस समय उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी तक यानी कि लगभग 1700 वर्ष बाद भी ऐसे उत्पादन के स्तर देखने को नहीं मिलते। उस समय सुगठित बैंकिंग व्यवस्था भी थी और धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। इन सभी बातों से यह संकेत मिलता है कि उस समय रोम की अर्थव्यवस्था और तकनीक कितनी उन्नत थी। श्रमिकों पर नियंत्रण। भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया दोनों ही क्षेत्रों में दास प्रथा की जड़ें बहुत गहरी थीं और 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनाने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को गंभीरता से नहीं लिया। इसका मतलब यह नहीं है कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था, बल्कि यह बात रिपब्लिकन एरा में इटली के मामले में सही हो सकती है, जहां ऑगस्टस के शासनकाल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे। लेकिन समग्र साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी। उन दिनों दासों को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता था। एक ओर जहां उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, वहीं दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रखते थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।